4 जून 1989 चाइना के टियाननमेन स्क्वायर में लाखों लोगों का हुजूम जमा था। इनमें से ज्यादातर प्रोटेस्टर्स स्टूडेंट्स थे जो पिछले 1.5 महीने से यहाँ डटे रहकर देश में डेमोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट, करप्शन के खात्मे और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी कई मांगे कर रहे थे। वो नारे लगा रहे थे, हम बदलाव चाहते हैं, हमें बोलने की आजादी चाहिए। लेकिन सत्ता पर विराजमान कम्युनिस्ट पार्टी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। पर जब कम्युनिस्ट पार्टी को लगने लगा कि लाखों की तादाद में जमा स्टूडेंट्स की ये भीड़ एक बड़ी क्रांति लाकर कम्युनिज्म की जड़ों को हिला सकती है, तो उसने इतिहास का सबसे खूनी फैसला लिया। रात के सन्नाटे में लाखों सोल्जर्स और सैकड़ों टैंक्स को बीजिंग की सड़कों पर उतार दिया गया और आर्मी को ऑर्डर दिया गया, क्लियर द स्क्वायर एट एनी कॉस्ट। इसके बाद टियाननमेन स्क्वायर पर जो हुआ उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। चीन की सेना ने खुलेआम निहत्थे लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी। क्रूरता की हद तो तब पार हो गई जब चीन की सेना ने सरकार के आदेश पर टैंकों से अपने ही नागरिकों को बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया। प्रोटेस्टर्स की चीखें, गोलियों की आवाज और जलते वाहनों के धुएं से पूरा बीजिंग मौत के सन्नाटे में बदल गया। कुछ ही घंटों में मौत का आंकड़ा 10,000 तक पहुंच गया और टियाननमेन स्क्वायर पर डेमोक्रेसी का सपना खून में डूब गया। लेकिन सवाल ये था कि वही टियाननमेन स्क्वायर जो साल 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जन्म का गवाह बना था, जहां माओ जेडोंग ने अपनी पार्टी का लाल झंडा बुलंद किया था, आखिर 40 साल बाद उसी जमीन पर उसी पार्टी ने अपने ही छात्रों पर टैंक चलाने का आदेश क्यों दे दिया था? आखिर वो कौन सा डर था जिसने एक सरकार को अपने ही देश के बच्चों का कातिल बना दिया? The question of the day, are events in China out of control? For the second day in a row, 1 million demonstrators have filled the streets of Beijing, and there have been demonstrations for democracy. Huge strike force from the west consisting of 500 trucks full of troops, an estimated 8,000 soldiers moved into the city. The troops have been firing indiscriminately, but still there are thousands of people on the streets who will not move back. A young Chinese stops an army tank column with nothing more than his courage and ideal. The exact death toll from the crackdown remains unknown, with estimates ranging from several hundred to several thousand. The occupation of Beijing's Tiananmen Square is over. The student protests that gripped the world crushed in a bloody nighttime army assault. 1 अक्टूबर 1949 से चाइना पर सिर्फ एक ही पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP का शासन रहा है। तब से सरकार से लेकर सेना और कानून व्यवस्था तक हर चीज पर इस पार्टी का पूरा कंट्रोल था। 1976 में जब पार्टी के सबसे बड़े नेता माओ जेडोंग की मौत हुई तो चाइना ने एक नए दौर में कदम रखा। उनके बाद देश की कमान डेंग जियाओपिंग ने संभाली, जिन्होंने न केवल कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीतिक पकड़ को बरकरार रखा बल्कि चाइना को बदलने के लिए बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी शुरू किए। कल्चरल रेवोल्यूशन की तबाही से देश को उबारने और मॉडर्नाइजेशन की राह पर ले जाने के लिए डेंग ने रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप नीति लागू की। उस नीति के तहत सरकार ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट करने की परमिशन दी और कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए। सरकार के इन कदमों से चाइना की इकोनॉमी में नई जान आने लगी। लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले और चाइना ग्लोबल मार्केट से जुड़ने लगा। लेकिन इस बदलाव के साथ कुछ दिक्कतें भी आई। प्राइवेटाइजेशन बढ़ा तो करप्शन भी बढ़ा। डेंग जियाओपिंग के करीबी लीडर्स अपनी जेबें भरने लगे। देश में महंगाई काफी तेजी से बढ़ने लगी। अमीर और गरीब के बीच की खाई गहराने लगी। गांवों से लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर भागने लगे, लेकिन वहां भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, खासकर सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स बेरोजगार रहने लगे। प्राइवेट कंपनीज अब किसी पर्टिकुलर स्टेट के स्टूडेंट्स को नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं थी। रिजल्ट ये हुआ कि कई हाई पेइंग जॉब्स नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म की भेंट चढ़ गई, जिससे चाइना में एक अच्छा स्टेट असाइंड प्लेसमेंट पाना यूथ के लिए सपना बन गया। इस अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी ने यूथ में गुस्सा भर दिया और यूनिवर्सिटीज पॉलिटिकल डिबेट का नया मैदान बन गई। स्टूडेंट्स ने खुलकर डेमोक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी और ह्यूमन राइट्स की मांगों को उठाना शुरू कर दिया। इसी माहौल में साल 1986 में इंग्लैंड के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर रहे फैंग लिजी चाइना लौटे और देश की कई यूनिवर्सिटीज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स और सेपरेशन ऑफ पावर्स पर लेक्चर्स दिए। फैंग का मानना
मानना था कि चाइना की असली समस्याओं का हल केवल पॉलिटिकल रिफॉर्म है। जल्द ही फैंग के फॉलोअर्स की संख्या बढ़ने लगी और उनके रिकॉर्डेड स्पीचेस देश भर में तेजी से सर्कुलेट होने लगे। यूथ के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहे फैंग अब कम्युनिस्ट पार्टी को खटकने लगे, इसलिए उसने उन पर आरोप लगाया कि वो देश में वेस्टर्न लाइफस्टाइल, कैपिटलिज्म और मल्टी पार्टी सिस्टम्स को बढ़ावा देकर यहाँ की सोशलिस्ट आइडियोलॉजी और ट्रेडिशनल वैल्यूज को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन इससे युवाओं में फैंग की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई और दिसंबर 1986 में हजारों स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। जल्द ही ये प्रोटेस्ट शंघाई, बीजिंग और कई शहरों में भी फैलने लगे। इस तरह के बनते माहौल में देश की लीडरशिप भी दो धड़ों में बट गई। एक और चेन यून जैसे कंजर्वेटिव्स थे जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल के पक्ष में थे, तो वहीं दूसरी ओर हु याओबांग और जाओ जियांग जैसे रिफॉर्मिस्ट थे जो स्टूडेंट्स की बातों में दम देख रहे थे। जहां जाओ जियांग प्रीमियर यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट थे, वहीं हु याओबांग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP के जनरल सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहे थे। लेकिन जनरल सेक्रेटरी के रूप में हु याओबांग की प्रगतिशील सोच पार्टी के हार्डलाइनर्स को पसंद नहीं आई। उन्होंने हु याओबांग पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रोटेस्ट को गलत तरीके से हैंडल किया है और स्टूडेंट्स के प्रति सॉफ्ट रवैया अपनाकर पार्टी की अथॉरिटी कमजोर की है। पार्टी के अंदर उनके खिलाफ विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि आखिरकार उन्हें 1987 में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा देना पड़ गया। उनके इस्तीफे ने उन्हें युवाओं के लिए उम्मीद का प्रतीक बना दिया। चाइना में करीब 2 सालों तक स्टूडेंट प्रोटेस्ट की चिंगारी धीरे धीरे धधकती रही। इसी बीच 15 अप्रैल 1989 को हु याओबांग की अचानक मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई, जिससे सबसे बड़ा झटका स्टूडेंट्स को लगा। स्टूडेंट्स ने माना कि उनकी मौत के पीछे कंजर्वेटिव्स का दबाव था। इस तरह पहले से ही इकोनॉमिक डिससैटिस्फैक्शन, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन और बदलाव की चाह से उबल रहे यूथ को हु याओबांग की मौत ने चिंगारी दे दी। इसके बाद हजारों स्टूडेंट्स तियाननमेन स्क्वायर में हु याओबांग को श्रद्धांजलि देने और उनकी याद में शोक सभाएं करने के लिए जुटने लगे। लेकिन किसे पता था कि जल्दी ही ये शोक सभाएं इतने बड़े आंदोलन का रूप ले लेंगी जो कम्युनिस्ट पार्टी की कठोर सत्ता को भी हिला कर रख देंगी। हु याओबांग की मौत ने पूरे चीन को शोक में डुबाने के साथ साथ स्टूडेंट्स के बीच एक जबरदस्त पॉलिटिकल एनर्जी भर दी। स्टूडेंट्स अब एकजुट होकर सरकार से उन्हीं रिफॉर्म्स की मांग करना चाहते थे जिनके लिए हु हमेशा उनके साथ खड़े रहे थे। उनकी मौत के तुरंत बाद तियाननमेन स्क्वायर में लोग जमा होने लगे। शुरुआत में ये केवल एक शांत श्रद्धांजलि सभा थी, लेकिन जल्दी ही ये पॉलिटिकल एक्सप्रेशन का रूप लेने लगी। हु याओबांग की मौत के केवल 2 दिन बाद 17 अप्रैल 1989 को दसियों हजार स्टूडेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटी से तियाननमेन स्क्वायर पर इकट्ठा हो गए। इतनी बड़ी भीड़ ने स्टूडेंट्स को अपनी ताकत का एहसास करवाया, जिससे वहां सरकार विरोधी नारे गूंजने लगे। इस दौरान स्टूडेंट्स लगातार ओवरथ्रो करप्ट ऑफिशियल्स, लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी, लॉन्ग लिव फ्रीडम जैसे नारे लगा रहे थे। जल्दी ही स्टूडेंट्स ने 7 डिमांड्स का एक ड्राफ्ट तैयार किया, जिसमें प्रेस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई, एजुकेशन के लिए ज्यादा फंडिंग, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव से डायलॉग और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाने का अधिकार जैसी मांगे शामिल थी। उन्होंने सरकार से इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने वहां पहुंचकर लाठीचार्ज कर स्टूडेंट्स को तितर बितर कर दिया। लेकिन इससे हालात सुधरने के बजाय तेजी से बिगड़ने लगे और स्टूडेंट्स की मांगे देश में चारों ओर गूंजने लगी। 22 अप्रैल को हु याओबांग का स्टेट फ्यूनरल होना था। ऐसे में अपने प्रिय नेता की याद में तियाननमेन स्क्वायर पर एक दिन पहले से ही भारी मात्रा में स्टूडेंट्स जुटने शुरू हो गए और अगले दिन तक उनकी ये संख्या करीब 1 लाख तक पहुंच गई। ऐसे में हु का अंतिम संस्कार अथॉरिटीज को ग्रेट हॉल के भीतर करना पड़ा, लेकिन इस दौरान किसी भी स्टूडेंट को अंदर घुसने और उनके अंतिम दर्शन करने की परमिशन नहीं दी गई। इससे बाहर आंदोलन कर रहे छात्रों की भावनाएं चरम पर पहुंच गई और कुछ स्टूडेंट्स जोर जबरदस्ती से ग्रेट हॉल में घुसने की कोशिश करने लगे। ज़ोउ योंगजोन, गुओ हाइफेंग और ज़ैंग जियांग नाम के 3 स्टूडेंट्स ने घुटनों के बल बैठकर चाइनीज प्रीमियर ली पेंग से मिलने की मांग की, लेकिन ली पेंग तो क्या, कम्युनिस्ट पार्टी का कोई भी नेता बाहर नहीं आया, जिससे स्टूडेंट्स के गुस्से की आग और तेज हो गई। शाम ढलते ही चांगशा और जियान में वायलेंट राइट्स भड़क उठे। जियान में प्रोटेस्टर्स ने दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने 350 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया, लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब ये लहर पूरे चीन में फैल चुकी थी। नेशनल लेवल पर हालात अस्थिर होने के बाद चाइना के प्रीमियर ली पेंग इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए और स्टूडेंट्स को बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगे। 26 अप्रैल 1989 को
कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिशियल न्यूज़पेपर पीपल्स डेली ने अपने फ्रंट पेज पर इट इज नेसेसरी टू टेक अ क्लियर कट स्टैंड अगेंस्ट डिस्टर्बेंसेस हेडलाइन के साथ स्टूडेंट मूवमेंट के खिलाफ एक एडिटोरियल पब्लिश किया। इसमें स्टूडेंट मूवमेंट को टर्मोइल यानी देश को अनस्टेबल करने की साजिश बताया गया। एडिटोरियल में इस्तेमाल किए गए शब्द इतने कठोर थे कि लोगों को कल्चरल रेवोल्यूशन के समय सरकार द्वारा जनता पर ढाए गए जुल्म की याद आ गई। ऐसा करके सरकार स्टूडेंट्स को डराना चाहती थी, लेकिन इससे स्टूडेंट्स और ज्यादा भड़क गए। अगले ही दिन हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। बीजिंग स्टूडेंट्स ऑटोनोमस फेडरेशन यूनियन ने राजधानी बीजिंग में एक विशाल रैली निकाली, जिसमें 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स मार्च करते हुए तियाननमेन स्क्वायर पहुंचे। रास्ते में फैक्ट्री के हजारों मजदूर और आम नागरिक भी उनसे जुड़ गए और यह आंदोलन अब जन आंदोलन में बदल गया। बढ़ते प्रोटेस्ट के चलते 29 अप्रैल को स्टेट काउंसिल के स्पोक्स पर्सन युआन मू को स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा। छात्रों ने उनके सामने अपने मुद्दे उठाए, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। इसके बाद स्टूडेंट लीडर्स ने अपनी मांगों को पूरे देश के भविष्य और डेमोक्रेसी से जोड़ दिया। लोगों ने जब आइडियलिस्टिक यूथ को बेरहम सत्ता से भिड़ते देखा तो सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा उनके समर्थन में आ खड़ा हुआ। चाइना के कई इंटेलेक्चुअल्स और जर्नलिस्ट ने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को अपना सपोर्ट दिया। इसके बाद 13 मई 1989 को तियाननमेन स्क्वायर में हंगर स्ट्राइक शुरू हो गई। सैकड़ों स्टूडेंट्स ने विरोध में खाना छोड़ दिया। भूखे रहने के कारण वो कमजोर होकर गिरने लगे। उनकी दयनीय हालत और उनके प्रति सरकार का रूखा व्यवहार देखकर डॉक्टर्स भी स्टूडेंट्स का समर्थन करने लगे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि आंदोलन को खत्म करवाने आई कई पुलिस ऑफिसर्स भी स्टूडेंट्स की मांगों से इतने प्रभावित हुए कि वो भी सरकार के खिलाफ हो गए और स्टूडेंट्स का साथ देने का ऐलान कर दिया। इस तरह चीन के करीब 400 शहरों में इस आंदोलन की हवा फैल चुकी थी और प्रोटेस्टर्स का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 10 लाख हो गया था। कम्युनिस्ट राज के करीब 40 सालों में ये पहली बार था जब इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे थे। वो तियाननमेन स्क्वायर जहां से कभी माओ जेडोंग ने कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा बुलंद किया था, वो अब उसी पार्टी की नींव हिलाने वाला केंद्र बन चुका था और चीन में डेमोक्रेसी की हवा बहने लगी थी। कम्युनिस्ट पार्टी के सामने ऐसे माहौल में एक बड़ी चुनौती ये थी कि 15 मई 1989 को सोवियत के प्रीमियर मिखाइल गोर्बाचेव 4 डे सीनो सोवियत समिट में शामिल होने बीजिंग आने वाले थे। करीब 30 साल बाद सोवियत का कोई बड़ा लीडर चाइना का दौरा कर रहा था, इसलिए ये विजिट चीन की इंटरनेशनल इमेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। चाइनीज गवर्नमेंट ने तियाननमेन स्क्वायर पर ही गोर्बाचेव के ग्रैंड वेलकम की तैयारी की थी। स्टूडेंट्स को ये एक बड़ा अवसर दिखाई दिया। उन्होंने जानबूझकर अपने आंदोलनों को तेज कर दिया ताकि दुनिया भर की मीडिया के सामने अपनी बात रख सके। वो अपने हाथों में बड़े बड़े बैनर्स लेकर तियाननमेन स्क्वायर पर डट गए, जिन पर वेलकम गोर्बाचेव द एम्बेसडर ऑफ डेमोक्रेसी लिखा था। दरअसल गोर्बाचेव को स्टूडेंट यूनियन में पॉलिटिकल रिफॉर्म शुरू करने वाला नेता माना जाता था, इसलिए स्टूडेंट्स को उम्मीद थी कि उनके सामने अपनी सरकार का विरोध करने से चाइना में भी डेमोक्रेसी और फ्रीडम की लहर उठेगी। उस दिन तियाननमेन स्क्वायर पर चाइनीज जर्नलिस्ट के साथ साथ भारी फॉरेन जर्नलिस्ट भी आने वाले थे, इसलिए स्टूडेंट्स चाहते थे कि उनके प्रोटेस्ट को ग्लोबल कवरेज मिले और सरकार पर दबाव बढ़े। 15 मई को मिखाइल गोर्बाचेव चाइना पहुंचे, लेकिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट के कारण चाइनीज गवर्नमेंट को उनका स्वागत तियाननमेन स्क्वायर के बजाय एयरपोर्ट पर ही करना पड़ा। इससे सरकार की इंटरनेशनल रेपुटेशन को गहरा झटका लगा और उसकी तैयारियां धरी की धरी रह गई। अब यह आंदोलन सरकार की साख पर सीधा हमला बन चुका था। कम्युनिस्ट सरकार के पांव उखड़ने लगे थे और पूरी दुनिया में उनका तमाशा बन रहा था। ऐसे में 18 मई को चाइनीज प्रीमियर ली पेंग ने मजबूरन स्टूडेंट लीडर्स से एक टेलीवाइज मीटिंग की, लेकिन जल्द ही ये मीटिंग आरोप प्रत्यारोप में बदल गई और एक बार फिर से कोई नतीजा नहीं निकल सका। अगले दिन 19 मई को हु याओबांग के बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने जाओ जियांग खुद तियाननमेन स्क्वायर पहुंचे और स्टूडेंट्स से आंदोलन खत्म करने की अपील की, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद सरकार जोर जबरदस्ती पर उतर आई और सख्ती दिखाते हुए 20 मई को बीजिंग में मार्शल लॉ लगा दिया। आर्मी को आदेश दिया गया कि किसी भी कीमत पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को खत्म किया जाए, लेकिन जब सेना ट्रक्स और टैंक्स के साथ तियाननमेन स्क्वायर की ओर बढ़ी तो स्टूडेंट्स और आम लोगों ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिटी दिखाते हुए उनका रास्ता रोक लिया। वो टैंकों के आगे ह्यूमन बैरिकेड्स बनाकर खड़े हो गए। उनके हाथों में बड़े बड़े पोस्टर्स थे जिन पर लिखा था लिबर्टी और डाई। भीड़ की इस ताकत को देखकर 24 मई को अथॉरिटीज को सेना को पीछे हटने का आदेश देना पड़ा। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स की यूनिटी ने सरकार की ताकत को झुका दिया है, लेकिन ये सन्नाटा तूफान से पहले की शांति था। इसके केवल 1.5 हफ्ते बाद चाइनीज गवर्नमेंट स्टूडेंट्स के साथ कुछ ऐसा करने वाली थी जो इतिहास में हमेशा के लिए एक क्रूर और भयानक घटना बनकर रह जाने वाली थी। 1 जून 1989 को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के चीफ जिया चुनवांग
वांग ने पैरामाउंट लीडर डेंग जियाओपिंग को एक रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट में कहा गया कि वेस्टर्न आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के प्रोपेगेंडा के जरिए स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को भड़काया जा रहा है और उनकी फंडिंग की जा रही है। इसमें इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर वॉइस ऑफ अमेरिका VOA को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टूल बताया गया और रिपोर्ट के आखिर में स्टूडेंट प्रोटेस्ट को खत्म करने के लिए इमीडिएट मिलिट्री एक्शन को एकमात्र रास्ता बताया गया। इन सब बातों का हवाला देकर डेंग जियाओपिंग ने सेना को किसी भी कीमत पर तियाननमेन स्क्वायर को खाली कराने के आदेश दे दिए। आर्मी से कहा गया कि स्टूडेंट्स या तो शांतिपूर्वक हटे या फिर उन्हें फोर्सफुली वहां से खदेड़ दिया जाए। 2 जून 1989 की रात बीजिंग एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका था और आने वाले 2 दिन बीजिंग के इतिहास के सबसे काले दिन होने वाले थे। सरकार के आदेश पर आर्मी की 27th, 65th और 24th यूनिट्स तियाननमेन स्क्वायर की ओर मूव कर जाती है। तियाननमेन स्क्वायर तक पहुंचने से पहले रास्ते में आर्मी को एक बड़ी भीड़ का सामना करना पड़ता है। अगले दिन 3 जून को चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस भीड़ को काबू में करने के लिए टीयर गैस छोड़ती है, लेकिन इसके बाद भी जब हालात उनके काबू में नहीं आ पाते तो आर्मी भीड़ पर ओपन फायरिंग शुरू कर देती है। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट और प्रोटेस्टर्स की चीखों से गूंज उठता है। सैकड़ों प्रोटेस्टर्स चंद मिनटों में अपनी जिंदगी गंवा बैठते हैं और सैकड़ों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ट्रक्स और टैंक्स की गड़गड़ाहट से धरती कांप उठती है और हवा में फैली बारूदी गंध माहौल को और भी डरावना बना देती है। लेकिन इन सब के बावजूद स्टूडेंट्स के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। एक को गोली लगती थी तो दूसरा अपने आप को आर्मी के आगे कर देता था। वो न केवल निडरता के साथ खड़े थे बल्कि आर्मी के काफिले पर पत्थरों की बारिश भी कर रहे थे और मौका मिलते ही वेपन से भरे आर्मी की गाड़ियों में आग भी लगा दे रहे थे। इस तरह प्रोटेस्टर्स 65 PLA ट्रक्स और 47 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर पूरी तरह जला देते हैं, जिससे सिचुएशन और नाजुक बन जाती है। चैंगएन एवेन्यू, म्यूक सिटी और जिडान में प्रोटेस्ट